Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss research process. I'm your course instructor Dr. Muhammad Wajid Raza and the course is Business Research Methods. Uh, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिटेल से रिसर्च प्रोसेस को समझें, क्योंकि जब भी नए रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करते हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसर्च स्टार्ट करना है उनके जहन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि हाउ अ रिसर्च स्टडी इज़ कंडक्टेड, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, what steps will I take to complete a research study? There are many types of research. Which type of research will I use? Should I start from data collection? Should I start from observations? Should I start from literature review? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो हर नए रिसर्चर के जहन में आते हैं। हम भी जब रिसर्च करते हैं या आप जब रिसर्च करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछली क्लास में हमने रिसर्च की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े। क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर मैंने एक रिसर्च स्टडी करनी है तो मैं कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च यूज़ करूँगा या कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च कब यूज़ करना है, या अगर एक रिसर्च करनी है तो मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मेरे रिसर्च का मकसद क्या होगा, मेरे रिसर्च से आउटकम्स क्या आएंगे। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं। इनमें बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो बड़े आसानी से आप चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। आप फ्यूचर में ऐसे स्टडीज़ देख सकते हैं, और अभी भी नेट पे मैंने खुद देखे हैं, ऐसी स्टडीज़ हैं जो शुरू से जिनका डिज़ाइन ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसर्चर ने ये गलती की होती है कि उसने रिसर्च प्रोसेस को समझा नहीं होता। प्रॉब्लम कुछ और होता है और उसको सॉल्व करने का तरीका वो कोई और अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से अगर हमने एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन है कुमराट, अगर वहाँ पे जाना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कुमराट पहुँचना। अब पहुँचना कैसे है, रास्ता कौन सा अडॉप्ट करना है, पहाड़ों के ऊपर से जाना है, सड़क पे जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी के ज़रिए जाना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने शुरू से क्लियर करनी है। लेट अस सपोज़ आपका प्लान है कि आप कुमराट पहुँचे पहाड़ों के ऊपर से, ताकि आप वहाँ के व्यू इंजॉय करें, नेचुरल ब्यूटी इंजॉय करें, और आपने साथ अपने लिए जाने के लिए गाड़ी ले ली हो। तो ये तो बिल्कुल तुक ही नहीं बनता है इस चीज़ का, क्योंकि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे गाड़ी का जाना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही रिसर्च में गलतियाँ होती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, आप तरीक़ाकार कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से रिसर्च होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है थ्योरी बनाना, लेकिन लोग वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं जी, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा हैं, तो आपको समझ आएंगी जब आप रिसर्च प्रोसेस समझेंगे कि रिसर्च प्रोसेस है क्या चीज़, ये कौन से स्टेप्स से गुजर के हमने एक रिसर्च स्टडी करनी है, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ करनी है, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए पूरी मेथोडोलॉजी कैसे बनानी है। ये इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ज़रा एक डिफ़ाइन करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस है क्या चीज़। So the research process involves identifying, locating, assessing, and analyzing the information you need to support your research question, and then developing and expressing your idea. The research process can be broken down into 7 steps, making it more manageable and easier to understand. रिसर्च प्रोसेस क्या है? ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेके एक प्रॉपर सोल्यूशन तक पहुंचने तक ये सारे स्टेप्स आपके आते हैं। आपने बीच में ये भी डिसाइड करना होता है कि मेरी रिसर्च का मकसद क्या होगा, और ये जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए मेरा तरीक़ाकार क्या होगा। आइए इसको एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल डिज़ाइन किया है साउंडर्स ने। उस टूल के ज़रिए इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस टूल को हम कहते हैं रिसर्च ओनियन। ओनियन जिसको हम प्याज कहते हैं। प्याज, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसकी सूरत बिल्कुल एक प्याज की तरह है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। हर एक लेयर जब आप उतारते हैं प्याज की तरह तो अंदर से एक और लेयर निकलता है, और ये जो बिल्कुल बीच में कोर है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुख्तलिफ लेयर्स उठाने पड़ते हैं। ये रिसर्च ओनियन का मॉडल सॉन्डर्स एक रिसर्चर है, उन्होंने प्रेजेंट किया है, सोशल साइंटिस्ट है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे आपको तमाम, अगर आप इस ओनियन को समझते हैं तो आपका रिसर्च जो प्रोसेस है, तरीक़ाकार है कि आपने एक रिसर्च करना किस तरह है, उसकी अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अब अगर आप किसी टॉप लेयर पे देखें तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है रिसर्च फिलॉसफी।
तो जो शुरू है, जहाँ से आपने रिसर्च शुरू करना है, बजाय इसके कि आप डेटा इकट्ठा करें, बजाय इसके कि आप लिटरेचर रिव्यू करें, बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, या सॉरी, प्रॉब्लम तो पहले से आइडेंटिफाई हो चुका होता है, लेकिन आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल टूल्स के पीछे आप पढ़े हैं कि कौन से डायग्राम यूज़ करने हैं, कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने हैं। इन सब से पहले ज़रूरी है कि आप अपना रिसर्च फिलासफी डिस्क्राइब करें। रिसर्च फिलासफी क्या है? रिसर्च फिलासफी का मकसद है कि आप समझ जाएं कि रिसर्च पैराडाइम क्या है। रिसर्च पैराडाइम क्या चीज़ है कि आपने एक रिसर्च स्टडी कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मैंने कुमराट का एग्जांपल दिया, अगर आप जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, तो आप जाएंगे कैसे, उस मकसद के लिए प्रॉपर रास्ता देखना है। तो रिसर्च भी अगर आपने करनी है तो सबसे पहले आपने ये डिसीजन लेना है कि मैंने कौन सा पैराडाइम यूज़ करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मुख्तलिफ तरह के पैराडाइम्स होते हैं, जिस तरह के आप यहाँ ओनियन के अंदर देख सकते हैं। एक है पॉजिटिविज्म, एक है रियलिज्म, और एक है इंटरप्रिटिविज्म। अब ये तीन मुख्तलिफ तरह के पैराडाइम यहाँ पे मैंने लिखे। पैराडाइम्स बहुत हैं, लेकिन नॉर्मली या तो पॉजिटिविज्म यूज़ होता है, या फिर इंटरप्रिटिविज्म यूज़ होता है, या फिर कुछ केसेस में रियलिज्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस ओनियन में सिर्फ पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म को हाईलाइट किया है, बाकी पैराडाइम का जिक्र नहीं किया गया है। अब पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म क्या है, ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी हो गया कि हमने शुरू में ये डिसीजन लेना है कि अगर मैंने रिसर्च करनी है तो या तो मैं पॉजिटिविज्म के रास्ते से जाऊँगा या फिर इंटरप्रेटिविज्म के रास्ते से जाऊँगा। क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पॉजिटिविज्म रास्ता है या आपका जो रास्ता, मैं कह रहा हूँ लेकिन सही वर्ड इसके लिए पैराडाइम है, कि अगर आपका रिसर्च पैराडाइम या आपकी रिसर्च फिलोसफी पॉजिटिविज्म है तो उसके तरीके फिर उसी को आपने फॉलो करना है। पॉजिटिविज्म के अपने तरीक़ाकार है, अपनी उसूल है, आपने फिर उस पर चलना है, आप फिर किसी और उसूल को उसमें बीच में शामिल नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप रिसर्च इंटरप्रिटिविज्म पैराडाइम के साथ रिसर्च शुरू करते हैं तो फिर उसी टेक्निक, वहाँ के जो अपनी टेक्निक्स हैं, आपने उन्हीं को फोकस करना है और आप बीच में फिर स्विच नहीं कर सकते। अच्छा जी, रिसर्च फिलासफी अगर आपने चूज़ कर ली है तो फिर उसके बाद स्टेप आता है रिसर्च अप्रोचेस। तो या तो आप फिर डिडक्टिव स्टडी करेंगे, या फिर आप इंडक्टिव स्टडी करेंगे, या आप जनरल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, वहाँ से आप एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, या फिर आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस पढ़ेंगे और उससे चीज़ों को उसको समझने के बाद अपने अंडरस्टैंडिंग को जनरलाइज करेंगे। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव को भी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझेंगे पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म के बाद आपने ये डिसीजन लेना होता है कि आपको डिडक्टिव स्टडी करनी है या फिर आपने इंडक्टिव स्टडी करनी है। फिर तीसरे स्टेप पे आती है आपकी जनाब रिसर्च स्ट्रेटजीज़, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी रिसर्च के लिए। अब फिर इस स्टेज पे मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप केस स्टडीज़ ले सकते हैं, आप ग्राउंडेड थ्योरीज ले सकते हैं, आप इंथोग्राफी ले सकते हैं, या आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ये तमाम वैलिड तरीक़ाकार हैं, लेकिन इनमें से कौन सा तरीक़ा लेना है ये हम तब ही डिसाइड कर सकते हैं जब हमारा रिसर्च फिलॉसफी क्लियर हो, फिर उसके बाद रिसर्च अप्रोच क्लियर हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी रिसर्च हो रही है और मैं उसके लिए रिसर्च पैराडाइम यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिविस्ट, तो ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता दूँ कि अगर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं या तो क्वेश्चनेयर यूज़ करूँगा, ऐसे क्वेश्चनेयर जिनमें सब्जेक्टिव एनालिसिस ना हो, या फिर मैं ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल डेटा है मैं वो डेटा यूज़ करूँगा। फिर वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। अगर मैं इंटरप्रिटिविज्म पैराडाइम फॉलो कर रहा हूँ तो फिर मैं जो मेरी डेटा कलेक्शन टेक्निक होगी वो प्योर सब्जेक्टिव होगी। उसमें मैं तो या लोगों से इंटरव्यूज़ करूँगा, या फिर एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, या फिर ऑब्जर्वेशन करूँगा। तो ये चीज़ें फिर खुद ब खुद बाकी क्लियर हो जाती हैं जब आपका रिसर्च पैराडाइम क्लियर होता है तो। अच्छा, जब आप रिसर्च स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडीज़, इनमें से आपने फिर एक स्ट्रेटजी चूज़ करनी होगी। आप तमाम स्ट्रेटजीज़ को एक साथ नहीं लेके चल सकते। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्ट्रेटजी चूज़ कर ली है, उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि जनाब मेरी स्टडी का टाइम हॉरिजन क्या होगा, ये आया क्रॉस सेक्शनल होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि जिसमें आप टाइम पीरियड एक रखते हैं और मुख्तलिफ लोगों से डेटा इकट्ठा करते हैं, कि मतलब उसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, एक ही वक्त में आप डिफरेंट जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे डेटा लेना होता है। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ऐसा होता है जिसमें आपका वेरिएबल एक होता है, लेकिन आप उसका डेटा मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पे लेते हैं। लेट अस सपोज आप पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें,
तो अगर मैं पाकिस्तान की जीडीपी पे रिसर्च करना चाहता हूँ तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल होगी, क्योंकि जीडीपी तो बस एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसका डेटा मैं लूँगा 1950 या 1960 से लेकर 2020 तक। तो देखिए अब जीडीपी वही फिक्स है, लेकिन इसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। 40-50 साल का डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया, अब उस पर मैं एनालिसिस करूँगा कि कितना ज़्यादा हुआ है या कितना कम हुआ है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ऐसी होती हैं, लेट अस सपोज आप डाइवोर्स रेट की बात कर रहे हैं कि जनाब तलाक का जो रेशो है वो ज़्यादा क्यों है। तो अभी आप ये नहीं करते हैं कि पहले आप 1977 में डेटा लें, फिर 1986 में डेटा लें, फिर 1920 में डेटा लें, मतलब वो 2020 में डेटा लें, ऐसे नहीं होता। बल्कि आप एक क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लेते हैं, तलाक के मुख्तलिफ रीजन उसमें लिख लेते हैं, और फिर मुख्तलिफ लोगों से डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए रिस्पॉन्डेंट्स चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप डेटा एक ही टाइम पीरियड पे इकट्ठा कर रहे थे। एक ही टाइम पीरियड पे ये मुराद नहीं है कि बस आप एक ही सेकंड के अंदर करें, नहीं, मतलब 1 महीना 2 महीने तो ज़ाहिर है लग ही जाते हैं डेटा इकट्ठा करने में, लेकिन वो 1-2 महीने से मुराद ये नहीं है कि वो टाइम चेंज हो रहा है। मकसद यही है कि आप इन तमाम लोगों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जिनमें आपकी जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्डेंट्स चेंज हो रहे हैं, टाइम पीरियड तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है, सबका एक ही तरह रहता है। तो फिर ये भी आपने डिसाइड करना होता है कि मेरी स्टडी का टाइम हॉरिजन क्रॉस सेक्शनल होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा। और आखिर में आपके जब सब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर कोर में आपने डिसाइड करना होता है कि जनाब डेटा कलेक्शन मेथड्स मेरे क्या होंगे। तो जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें आप ने प्राइमरी डेटा यूज़ करना है, सेकेंडरी डेटा यूज़ करना है, आपने ऑब्जर्वेशंस करने हैं, इंटरव्यूज़ करने हैं, क्वेश्चनर्स बनाना है, ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटा मार्केट में पड़ा हुआ है जैसे जीडीपी का डेटा है, इकनॉमिक ग्रोथ का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, इनमें से आपने कौन सा डेटा यूज़ करना है। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जिनके आपने, अगर आप रिसर्च करते हैं और आप रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आपने अपनी डिज़ाइन करनी है तो आप इन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। अक्सर आप देखेंगे जो जिनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस की होती हैं। तो आप भी ये बात जहन नशीन कर लें कि जब ने आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी होगी या आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी फाइनलाइज करते हैं, तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कहाँ से इसको लिखूँ, कैसे लिखूँ, तो आप ये रिसर्च ओनियन खोलें और इन सवालों के जवाब आते हैं। पहले आप अपनी रिसर्च फिलासफी डिस्कस करें कि जनाब आप कौन से पैराडाइम से आप स्टडी कर रहे हैं, फिर आप रिसर्च अप्रोच पे बहस करें, फिर उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताएं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है इस स्टडी में और वो क्यों अपनाई है। फिर टाइम हॉरिजन की बात करें कि आपकी स्टडी हॉरिजेंटल है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल है, और आखिर में आप बताएं कि जनाब आपका डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा है। आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्वेश्चनर कर रहे हैं, अगर और क्यों कर रहे हैं, क्यों का आंसर भी ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा रिसर्च फिलासफी के पॉजिटिविज्म। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, और हमने इसको साउंडर्स ओनियन के ज़रिए जो साउंडर्स रिसर्च डिज़ाइन है जो एक रिसर्च ओनियन की सूरत पे होता है उसको हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम इसके पहले स्टेप को पढ़ेंगे कि रिसर्च फिलासफी क्या चीज़ है, आया और पॉजिटिविज्म क्या चीज़ है, और इंटरप्रेटिविज्म क्या चीज़ है। तो रिसर्च फिलासफी शोज द ब्रॉडर पर्पस ऑफ रिसर्च, इट आल्सो डिटरमाइंस द आउटकम्स ऑफ अ रिसर्च a set of beliefs related to the nature of reality being investigated, often studied in the context of ontology and epistemology. रिसर्च फिलॉसफी क्या है, यहाँ से आप अपने तरीक़ाकार वज़ा करते हैं कि हम रिसर्च करेंगे तो वो कौन से मेथड से करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा जो रिसर्च पैराडाइम है वो क्लियर हो जाता है। और अगर हम रिसर्च फिलॉसफी की बात करें तो इसके साथ दो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि ये स्टडी हम करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन्टोलॉजी या फिर एपिस्टेमोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी क्या है? सो ऑन्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स dealing with the nature of being or the study of how we determine if things exist or not. ऑन्टोलॉजी क्या है? ये मेटाफिजिक्स का एक ब्रांच है और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ है, रियलिटी है, बीइंग है, वो एग्जिस्ट करती है या वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑन्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्टिविज्म एक पैराडाइम है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म यूज़ कर सकते हैं, या प्रेगमेटिज्म यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो ऑन्टोलॉजी जो फील्ड ऑफ स्टडी है इसके गोल्स अचीव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी का मकसद है नॉलेज क्रिएशन के। एपिस्टेमोलॉजी
भी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो सिर्फ आपको ये सिखाता है कि नॉलेज क्या चीज़ है। जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनमें आप मैटर, केमिकल्स, या फिर आप बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में आप इटसेल्फ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं कि जनाब नॉलेज क्या चीज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि नॉलेज क्या है। जैसे कि साइंटिफिक एरिया की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं सिर्फ वो चीज़ नॉलेज है जिसको आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, जिसको आप साबित कर सकते हैं विद लेब्स या विद एक्सपेरिमेंट्स या विद मैथमेटिकल डिराइवेशन। लेकिन वो उसका वजूद होना और उसको एम्पेरिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम रिलीजन की बात करें तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका वजूद आप लेबॉर्ट्री में या फिर आप साइंटिफिक मेथड से प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि अक़ीदा है, जैसे कि खुदा का वजूद है, जैसे कि जिन्नात हैं। अब हमारे रिलीजन या फिर जो बाकी रिलीजन इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं उनमें ये भी नॉलेज है कि जनाब अल्लाह की वहदानियत, या फिर ये जो जिन्नात वगैरह हैं, या फिर जो ये रूह है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनको आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी ये नॉलेज नहीं है। वो रिलीजन वगैरह में ये चीज़ें भी नॉलेज के ज़िम्रे में ही आती हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करें तो फिर ये चीज़ें नॉलेज में नहीं आती। तो एपिस्टेमोलॉजी असल में यही डिबेट करता है कि वो इन सवालों के जवाब देता है कि नॉलेज क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन है क्या है, कौन सी चीज़ें नॉलेज के अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें नॉलेज के अंदर नहीं आएंगी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है इसको अचीव करने के लिए लोग या पॉजिटिविज़म यूज़ करते हैं, या इंटरप्रेटिविज़म यूज़ करते हैं, या रियलिज़म यूज़ करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैराडाइम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी के पढ़ेंगे और इसको अचीव करने के लिए जो मुख्तलिफ पैराडाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिविज़म है, इंटरप्रेटिविज़म है, या फिर रियलिज़म है, ये क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिसर्च फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट इज़ पॉजिटिविज़म एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटिविज़म, और साथ में थोड़ा बहुत रियलिज़म के बारे में भी पढ़ लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आपकी पूरी रिसर्च जो डिज़ाइन है वो फिर बाद में आपका गलत आएगा। आपने सबसे पहले ये क्लियर करना है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन को अचीव करने के लिए आपने कौन से तरीक़ाकार यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक लेट अस सपोज स्ट्रेस की बात करते हैं। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जॉब करते हैं उन पे स्ट्रेस आता है, उन पे दबाव होता है काम करते हुए। तो अगर अब इस पे मैं रिसर्च करना चाहूँ स्ट्रेस पे, तो मैं रिसर्च दो तरीक़ों से कर सकता हूँ। या तो मैं ये कहूँ कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द स्ट्रेस, कि मैं बिल्कुल ओपन क्वेश्चन छोड़ दूँ कि जनाब ये जो एम्प्लॉयज़ पे रहते हैं इसके क्या वजूहात हैं। अब अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह से होगा तो फिर मेरे बाद में तरीक़ाकार पूरा डिफरेंट होगा। अब दूसरा इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, अब एक और रिसर्चर है वो ये नहीं कहेगा कि व्हाट आर द रीजंस, बल्कि वो डायरेक्टली एक वेरिएबल उठा लेगा और उसी को डायरेक्टली कह देगा कि आया ये स्ट्रेस का रीज़न है कि नहीं। तो उसका क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्क लोड स्ट्रेस काज करता है कि नहीं करता। देखिए अब उसने क्वेश्चन ओपन नहीं छोड़ा कि व्हाट आर द रीजन, बल्कि उसने एक स्पेसिफिक वेरिएबल उठा लिया है वर्क लोड, कि क्या वो स्ट्रेस काज करता है। तो अब अगर इस तरह के होंगे दो मुख्तलिफ, तो इन दोनों क्वेश्चंस का तरीक़ाकार आगे बहुत मुख्तलिफ होगा। एक क्वेश्चन इंटरप्रेटिविज़म का है, दूसरा क्वेश्चन पॉजिटिविज़म का है। तो अगर आप इंटरप्रेटिविज़म और पॉजिटिविज़म नहीं समझते तो फिर आपका क्वेश्चन कुछ और होगा और आगे जाके तरीक़ाकार कुछ और होगा। इसी क्वेश्चन को मैं आगे स्लाइड में इन दो पैराडाइम के साथ लिंक करूँगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि पॉजिटिविज़म क्या है और इंटरप्रेटिविज़म क्या है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इनके बीच मैंने क्लासिफिकेशन की है। जहाँ तक रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल की बात होती है तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इट सेज दैट सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स व्हिच एक्सरसाइज कोएर्सिव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स, पीपल एक्शंस कैन जनरली बी एक्सप्लेन्ड बाय द सोशल नॉर्म्स दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू थ्रू देयर सोशलिज्म एंड देयर सोशल क्लास, जेंडर एंड एथनिक बैकग्राउंड। अब अगर इसी रिलेशनशिप को हम इंटरप्रेटिविज्म की नज़र में देखें तो ये कहता है कि इंडिविजुअल हैव कॉन्शियसनेस एंड आर नॉट जस्ट पपेट्स हु रिएक्ट टू एक्सटर्नल सोशल फोर्सेस एज पॉजिटिविस्ट बिलीव। अब पॉजिटिविस्ट क्या कह रहे हैं कि जनाब जो ये सोसाइटी है और इसमें जो इंडिविजुअल रहते हैं, ये असल में इंडिविजुअल जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी वो काम करते हैं, असल में सोसाइटी की जो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उन्हीं की वजह से ये
इंडिविजुअल के डिसीजन भी इफेक्ट होते हैं और इनके जो एक्शंस हैं वो भी उसी के ज़रिए होते हैं। मतलब जो सोसाइटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिस तरह उसका मैकेनिज्म है, इंडिविजुअल एक्शंस उसी के तहत चलते हैं, इसमें कुछ वो अपनी तरफ से नहीं करते हैं। लेकिन इंटरप्रिटिविज्म कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो पपेट नहीं है, वो मतलब कि एक बुत नहीं है, वो पुतले नहीं है। वो जो एक्शंस करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उसमें वो अपनी आप से भी चीज़ें डालते हैं। सिर्फ सोसाइटी उनको इफेक्ट नहीं करते, बल्कि उनका अपना सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, उनकी अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, वो भी इनके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो अब अगर आखिर आखिर में बाकी तो आप पढ़ लेंगे, अगर आप इसके लास्ट वन को देखें, प्रेफर्ड रिसर्च मेथड्स, तो ये चीज़ें आपको इस वक्त समझने के लिए ज़रूरी हैं कि अगर आप पॉजिटिविज्म पैराडाइम फॉलो करते हैं तो आपका रिसर्च मेथड क्या होगा, अगर आप इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम को फॉलो करते हैं तो आपका रिसर्च मेथड क्या होगा। अगर आप पॉजिटिविज्म रिसर्च करते हैं तो आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव होगी। याद कीजिए, जब हमने रिसर्च टाइप्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन की थी कि रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इनमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे अभी हम ये सीख रहे हैं कि ये कब यूज़ होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिविज्म पैराडाइम के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपने क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है, और इसको अचीव करने के लिए फिर आपने ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स यूज़ करने हैं, सोशल सर्वेस करने हैं, आप क्वेश्चनेयर्स कर सकते हैं, आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू करेंगे। स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपने पहले से क्वेश्चन वज़ा किए होते हैं, उन क्वेश्चन से आप ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, बस सिर्फ स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन पे आपका फोकस होता है, आप उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं पूछते। अगर आप इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव नहीं होगी, बल्कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आप ऑलरेडी अवेलेबल डाटा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने हैं। आपने जो पार्टिसिपेंट हैं जिन पे आप रिसर्च कर रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग उनसे इंटरव्यूज़ लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है कि बेशक आप कुछ क्वेश्चंस तैयार करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस करते हैं और रिस्पोंडेंट आपको जवाब देता है तो फिर आप उनके जवाब के हैसियत से आप अपने क्वेश्चंस चेंज करते हैं और उनमें से आप और क्वेश्चंस करते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आप हकीकत के नज़दीक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पूरा इख्तियार होता है कि आप हकीकत तक पहुँचने के लिए इंटरव्यूअर के साथ हो के सब्जेक्टिव इंटरव्यू करें। मतलब आप उसमें ज़रूरत के वक्त कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऊपर पहले वाले खाने में देखें तो मैंने वहाँ पे कहा कि पॉजिटिविज्म जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी को लिंक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इंडिविजुअल के एक्शंस को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि चीज़ें हमें पहले से पता है, हमने सिर्फ उनको टेस्ट करना है कि वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इंटरप्रेटिविज्म में आप कहते हैं कि नहीं जी जनाब, इंसान पुतले नहीं होते, बल्कि इनकी अपनी सब्जेक्टिव एनालिसिस होती है और ये चीज़ों को अपने लाइक्स डिसलाइक्स और अपने पर्सनल ओपिनियंस के बाद ही वो कोई एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आपके दिल में है वो आप बताएं। अच्छा, अब इसमें आखिर में मैंने लिखा है की टर्म्स, इसका मतलब होता है इस यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे आप एक और बात भी जहन नशीन कर ले कि जो पॉजिटिविज्म पैराडाइम है, यहाँ पे से आप रिसर्च करेंगे तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा। इंटरप्रेटिविज्म में सब्जेक्टिव है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप ऑब्जेक्टिव होके करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे कि आप कोई एक वेरिएबल उठाते हैं और सिर्फ उसी के हवाले से आप पूछते हैं। अब जैसे कि आप रिसर्च पे जिस तरह के आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चनेयर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बाद में सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन लिखा जाता है और फिर नीचे उसकी 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि बस इन ही 2-3 ऑप्शन में चूज़ करें, इसके बाहर आपने नहीं जाना। यहाँ पे आप देखें, आपने जो रिस्पोंडेंट है उसकी सोच को सिर्फ उन 3 चीज़ों तक लिमिटेड कर दिया है। या तो वो कहेगा कि इन तीनों में से ये एक रोल प्ले कर रहा है, बाकी 2 रोल प्ले नहीं कर रहे। और सब दूसरे सेक्शन में फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव में आपको हम ये नहीं कहते कि इन तीनों में से सेलेक्ट करें, बल्कि हम आपसे पूछते हैं कि आप खुद आंसर लिखें। एक क्वेश्चन देते हैं कि जनाब आप बताएं कि फ़लाँ चीज़ के क्या रीज़न्स है, तो फिर आपके पास पूरा इख्तियार होता है कि आप जितना लंबा लिखें और जो जो रीज़न्स आपके जहन में आते हैं वो तमाम लिख डालें। यही चीज़ रिसर्च पॉजिटिविज्म रिसर्च पैराडाइम में भी आती है। अगर आप पॉजिटिविज्म पैराडाइम के अंदर रहते हुए स्टडी करते हैं तो आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव होगी। आप लोगों से सवाल पूछेंगे लेकिन वो सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, उनमें उन लोगों को आप इख्तियार नहीं देंगे कि आप अपनी तरफ से कुछ कहें,
बल्कि आप कुछ आंसर्स उनको बताएंगे कि इन्हीं आंसर्स में आप बताएं कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है। और जब आप इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम के थ्रू स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आप सब्जेक्टिव ऑप्शन देते हैं, आप लोगों को इख्तियार देते हैं कि वो खुद से बताएं कि उनके उनके मुताबिक चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसके साथ जो तीसरा पैराडाइम है उसको उसको रियलिज्म कहते हैं। तो रियलिज्म डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रियलिटी इन जनरल। इट इज़ द फिलोसॉफिकल क्लेम दैट वर्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, इट में इल्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे एक और स्लाइड भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म और रियलिज्म समझने में। यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म को हमने डिफ्रेंशिएट किया है बेस्ड ऑन फोकस ऑफ स्टडी, डेटा कलेक्शन और रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस। अब अगर सबसे पहले तो आप ये समझे कि फोकस ऑफ स्टडी क्या है, मतलब कि अगर जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद क्या है, उस मकसद से आपको पता चलेगा कि पॉजिटिविज्म जो स्टडी होती है उनका मकसद कैसे होता है और इंटरप्रेटिविज्म जो स्टडी होती है उनका मकसद कैसा होता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। अब एक स्कूल है उसके बारे में अपनी रिसर्च स्टडी करनी है, तो अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, अब ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स काउंट करेंगे और आपको एक ही आंसर मिल जाएगा कि जनाब 500 है, 1000 है, 2000 है। यहाँ पे आप सब्जेक्टिव तो नहीं कह सकते कि आप जनाब खुद से कुछ डाल दें, नहीं, बल्कि यहाँ पे आपने हमेशा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ऑब्जेक्टिव ही आता है। या फिर हाउ मेनी इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ टीचर, एक टीचर ने का क्या काम है, उसने क्लास में आके कौन से 2-3 काम करने हैं, एक टीचर करता क्या है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हों तो ये इनके जवाबात अक्सर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इन क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आपने अपनी रिसर्च फिलोसफी डिज़ाइन करनी है तो आप पॉजिटिविज्म के ज़रिए करेंगे। इंटरप्रेटिविज्म में अब क्या होगा, इसमें ये नहीं हुआ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बल्कि यहाँ पे है व्हाई डू द स्टूडेंट्स इन माय क्लास बिहेव द वे दे डू टुवर्ड ईच अदर। अभी अगर आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से अजीब तरह के रवैये रखते हैं, उनका बिहेवियर होता है, तो अभी आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इनका ये बिहेवियर है तो ये बिहेवियर क्यों है, इस बिहेवियर की क्या वजूहत है। अब यहाँ पे आप देखें चीज़ें सब ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, वजूहत तो बहुत सी हो सकती हैं। अब ये आपको इस तरह इनको काउंट करने से या उनसे पूछने से उनको दे, मतलब आप जस्ट उनको काउंट करते हैं और स्टेटिस्टिकल नंबर्स देते हैं तो वहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे आपने उनको डीपली पढ़ना है, आपने ऑब्जर्वेशंस करने हैं, आपने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेनी है, तब जाके पता चलेगा कि इनके बिहेवियर ऐसे क्यों हैं। या व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप, क्लास में अगर कोई दोस्तियाँ हो रही हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ दोस्त हैं, मिस्टर सी मिस्टर एक्स के साथ दोस्त हैं, तो ये दोस्तियाँ इस तरह क्यों हैं, क्यों किसी ख़ास तबके के लोग किसी दूसरे तबके के साथ दोस्ती रख रहे हैं, किसी खास जेंडर के लोग किसी खास जेंडर के साथ फ्रेंडशिप रख रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहत हैं। अब यहाँ देखिए जो भी क्वेश्चन है उनमें क्या का आंसर आ रहा है, क्यों का आंसर आ रहा है, आप चीज़ों को इन डेप्थ देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर आपको इंटरप्रेटिविज्म का सहारा लेना पड़ता है। क्रिटिकल रियलिज्म में हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि हाउ कैन इक्वलिटी बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल इन द क्लासरूम बी प्रोमोटेड। अभी गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं क्लास में, तो इनके बीच रियलिटी कैसे, इनके बीच इक्वलिटी कैसे आएंगी, इनका क्लास में एक मतलब एक ऐसा माहौल कि यहाँ पे इन सबको एक जैसा माहौल प्रोवाइड हो, वो कैसे अचीव होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो वो फिर रियलिज्म के अंदर आते हैं। अब इनका डेटा कलेक्शन मैं ऑलरेडी पीछे स्लाइड में थोड़ा डिस्कस कर लिया, इसको आप पढ़ें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म इनके क्वेश्चन कैसे हैं और इनका फिर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। अभी थोड़ा इसको और इजी करके चलते हैं कि अगर हम इसको और आसान करना चाहें कि पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में क्या फ़र्क है, तो ये 2-3 बुलेट्स मैंने लिखे हैं, इसको आप समझें। पॉजिटिविज्म जो है ये एक रिसर्च पैराडाइम है जो कहता है कि रियलिटी एक है, कि जो रियलिटी है वो एक है और वो ऑब्जेक्टिव है, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है वो नए थ्योरीज नहीं बनाता, बल्कि जो ऑलरेडी से बने बनाए थ्योरीज है ये सिर्फ उन थ्योरीज को टेस्ट करता है। कि जनाब एक बंदे ने थ्योरी दी है कि वर्क लोड है, स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रेस होता है, तो उसकी रीज़न्स है कि जनाब वर्क लोड होता है, बॉस के साथ सुपरवाइज़र के साथ रिलेशन ख़राब होता है, आपके फैमिली और ऑफिस वर्क में बैलेंस नहीं है, ये चीज़ें आपको स्ट्रेस काज करिए। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या करेगा, वो इन्हीं तीनों वेरिएबल को उठा के इनके बारे में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेगा और वो रिस्पोंडेंट से कहेगा कि आप क्लिक करें कि वाकई ये है या ये नहीं है। तो रिस्पोंडेंट से डेटा आ जाएगा, जिसके बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ इतने % लोग कह रहे हैं कि मुझ पे स्ट्रेस बॉस की वजह से है, इतने % लोग कह रहे हैं कि मुझ पे स्ट्रेस वर्कलोड की वजह से है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज बिल्ड कर रहा है, बल्कि ये नई थ्योरीज नहीं बना रहा। और ये पॉजिटिविज्म पैराडाइम जो है ये क्वांटिटेटिव होगा, इसमें हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे और डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक की बुनियाद पे हम अपने रिजल्ट्स टेस्ट करेंगे। इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम में क्या होता है, यहाँ पे ये रियलिटी सिंगल कंसिडर नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि रियलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ वर्कलोड, सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप, सिर्फ बॉस के साथ रिलेशनशिप, सिर्फ ये तीनों नहीं है, बल्कि इनके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो आप पे स्ट्रेस काज करता है। तो ये कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, कि हो सकता है किसी एक बंदे पे स्ट्रेस ओवरलोड की वजह से हो, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे पर्सन पे जो स्ट्रेस है वो किसी और वजह से हो। तो इसलिए यहाँ पे आप उनको इन तीनों के आंसर, इन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देते कि आप इनसे कह दे रिस्पॉन्डेंट से कि जी इन तीनों में से कोई क्लिक करे, आपको कौन सा लगता है कि जो स्ट्रेस काज कर रहा है, बल्कि यहाँ पे आप उनसे पूछते हैं कि आप बताएं आप पे स्ट्रेस क्यों है, कौन कौन सी रीज़न है, कौन सा रीज़न ज़्यादा है, कौन सा रीज़न कम है। तो यहाँ पे वो दिल खोल के आपको आंसर्स देते हैं और तब जाके फिर आप उनसे एनालिसिस करके आप अपना जो आंसर है वो बनाते हैं। और यहाँ पे जो अक्सर आपके रिजल्ट्स आते हैं वो आप एक नई थ्योरी बनती है, क्योंकि आप बुनियादी चीज़ों को देखते हैं, आप चीज़ों को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे ज़्यादातर थ्योरीज बनती हैं। तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या करता है, वो थ्योरी टेस्ट करता है। इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम क्या करता है, ये थ्योरी टेस्ट नहीं करता, यहाँ पे आपने थ्योरी बनानी है। तो यहाँ से भी हमें पता चला, जो शुरू में मैं बार बार कह रहा था कि आपने शुरू में ही क्लियर करना है कि आपने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम करना है या इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम करना है। तो अगर आपके रिसर्च करने का मकसद ये है कि आप एक नई थ्योरी बनाएं, तो फिर आप इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम फॉलो करें। लेकिन अगर आपका रिसर्च का मकसद ये है कि नहीं आप एक एग्जिस्टिंग थ्योरी टेस्ट करें, तो फिर आपने इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम नहीं करना, फिर आपने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम करना है। तो अगर आपने इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम करना है तो फिर आपकी स्टडी क्वालिटेटिव होगी, वो क्वांटिटेटिव नहीं होगी। और यहाँ पे डेटा कलेक्शन जो टेक्निक्स हैं वो इंटरव्यू करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। और पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में आप क्या करते हैं, आप या तो क्वेश्चनेयर से डेटा इकट्ठा करते हैं या फिर जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है वो आप उठाते हैं। फिर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में आप स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक है, उनकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि हाँ जी स्टेटिस्टिक ये कह रहा है कि फ़लाँ वेरिएबल ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, फ़लाँ वेरिएबल कम रोल प्ले कर रहा है। इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम में आप स्टेटिस्टिकल टूल्स नहीं यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आप इंटरव्यूज़ लेते हैं और इन इंटरव्यूज़ के बाद आप थेमेटिक एनालिसिस करते हैं और थेमेटिक एनालिसिस के बाद आप बताते हैं कि जनाब कौन